स्वागत है सभी बच्चों का अगली कक्षा में। और जैसा कि सभी जानते हैं, नाउन का पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो चुका है। यानी कि नाउन के हर पार्ट्स हो चुके हैं और उसकी मैं 2 एक्सरसाइजेस भी डाल चुका हूँ। एक नाउन नंबर की डाल चुका हूँ और एक नाउन एपोस्ट्रोफी केस की भी डाल चुका हूँ। तो सारे बच्चे उसका अभ्यास बेहतर कर लिए होंगे। और अब मैंने अगला टॉपिक लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है प्रोनाउन। यानी नाउन के बाद जो अगला पॉइंट है, अगला पार्ट है, वो प्रोनाउन का है। और ये नाउन से भी बढ़कर इसका यूज है। इंट्रोडक्शन इसका मैं दे रहा हूँ नाउन का, प्रोनाउन का सबसे पहले। और इसकी डिफिनीशन सभी बच्चे जानते होंगे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और इसका इसलिए इसका आविष्कार हुआ, या इसका यूज इसलिए डेवलप किया गया क्योंकि बार बार उसी नाउन को रिपीट करना वो अच्छा नहीं लगता। मतलब सेंटेंस मतलब प्रॉपर नहीं होता, सुटेबल नहीं लगता। इसलिए नाउन की जगह पर प्रोनाउन को यहाँ पर यूज करने के लिए इसका प्रयोग बताया गया। और ये प्रयोग इसका बहुत ही, तो अगर हम सिंटैक्स लेवल पर लेते हैं, जो हमारे परीक्षाओं में कॉमन एरर्स या स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, तो अगर उसके बेस पर लेते हैं तो फिर सबसे पहले तो हमें प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करना या इंट्रोड्यूस करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम जानते नहीं कि कौन सा प्रोनाउन कैसा है, रूल्स कैसे समझेंगे कि जब ऐसा होता है, जब ये वाला प्रोनाउन आता है, इंडेफिनिट आता है, पॉजेसिव आता है, और रेसिप्रोकल आता है, रिफ्लेक्सिव आता है, इम्फेटिक आता है, और इंट्रोगेटिव, रिलेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि ये कौन सा प्रोनाउन है, जब जाकर उसका रूल्स हमको बेहतर ढंग से समझ में आता है। तो मैं तुम्हें पहले इंट्रोड्यूस करवा जाता हूँ प्रोनाउन से। सारे जो प्रोनाउंस होते हैं उनको पहले आप समझिए कि वो प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है आपका जो होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यानी ऐसे प्रोनाउंस जो किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं। अब जैसे उसमें आप सभी जानते हैं, जैसे आई है, मी है, माई है और माइन है, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही है, हिम है, ये जितने भी हैं, हिज है, और ये जितने भी इस तरह से आते हैं, वी है और अवर है और अस है, ये दे है, ये दियर है, ये फिर देम है, ठीक। ये जितने भी आएंगे, आप जितने भी पढ़ते हो, वो सब पर्सनल प्रोनाउंस है। हालांकि इनमें भी किसी न किसी को कैटेगराइज किया गया है, लेकिन अगर हम पर्सनली लें पर्सनल प्रोनाउन को, तो जितने भी इस तरह के प्रोनाउन हैं जो पर्सन को डिनोट करते हैं, वो सब पर्सनल प्रोनाउन है, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। और तुम जानते हो मेनली कि हम उनको कैसे, ही और शी और इट और आई और वी और यू और दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है जो कि इस तरह से साथ होते हैं, ठीक। ही सी टाइप इट। तो अगर ये ही आपका पर्सनल प्रोनाउन है, तो फिर हिम क्यों नहीं है, फिर ये हर्ष क्यों नहीं है, फिर ये माइन क्यों नहीं है, फिर ये योर्स क्यों नहीं है? इसी से तो बना है ना। आई से मी, माई, माइन बनता है। यू से यू, योर, योर्स, योर सेल्फ बनता है। तो जब ये हैं तो इनसे जुड़े, इनसे बनने वाले सारे प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन यूज के आधार पर इनको कैटेगराइज भी किया गया है। इनमें से कुछ और भेद इसमें उत्पन्न किए गए हैं। फिलहाल तो आपकी जो पर्सनल प्रोनाउन है वो यही है, ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं, नंबर 2 है पॉजेसिव प्रोनाउन। ध्यान रखिएगा कितने प्रकार आपको बताए जा रहे हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस,
अब पॉजेसिव प्रोनाउंस में जैसे माइन है, ठीक, हिज है, हर्ष है, योर्स है, देयर्स है, आवर्स है। अगर ओरिजिनली देखें तो प्रोनाउन यही है और ये पॉजेसिव प्रोनाउंस है। समझिए, पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब जो कहीं ना कहीं पर किसी न किसी तरह का पोजीशन प्रूव करते हैं। जैसे पोजीशन प्रूव करने का मतलब होता है दिस बुक इज योर्स, योर्स कह दिया या माइन कह दिया, ठीक। तो अब यहाँ पर ये हो गया कि दिस बुक इज योर्स, ये पुस्तक तुम्हारी है। तो ये पुस्तक जो है ये पोजीशन या संपत्ति है, यानी इस पुस्तक पर अधिकार तुम्हारा हो गया। माइन कह दिया तो मेरा हो गया। अब तुम सोचोगे कि क्या माई नहीं है पॉजेसिव प्रोनाउन? जी नहीं, ये माई जो होगा वो पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। क्यों? जब हम ये कहते हैं कि दिस इज माई बुक, माई बुक, तो ये बुक यानी इसके बाद तुरंत नाउन आ जाता है, तो ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। हालांकि पॉजेसिव प्रोनाउन भी है, ये तो मैंने अभी लिखा था ना, वो पर्सनल प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही, लेकिन जब डीपली हम इनको कैटेगराइज करते हैं तो इनकी श्रेणी बदल जाती है। यानी ये फिर कहा जाते हैं आपके पॉजेसिव प्रोनाउंस और फिर ये बन जाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहां पर इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी पढ़ेंगे। और चूंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम ज्यादा करते हैं, मतलब ओपनली पॉजेसिव एडजेक्टिव ही दिखते हैं, इसलिए इनको पॉजेसिव प्रोनाउन में। हालांकि जब टेबल बनेगी पर्सनल प्रोनाउन की, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तब इनको इन्वॉल्व तो होना ही होता है, वो तो होते ही होते हैं। तो ये प्रोनाउन तो है ही बेसिकली। अगर हम कहें ये क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन जब हम इसके यूज पे जाएंगे तो फिर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन ये भी है, प्रोनाउन ये भी है, प्रोनाउन ये भी है, लेकिन इसको एडजेक्टिव इसलिए कह दिया गया है बिकॉज दिस रिक्वायर्स नाउन एंड दीज आर यूज्ड विदाउट नाउन। क्योंकि इनमें नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए ये सिर्फ नाउन कहे जाते हैं और इसके साथ नाउन का आना आवश्यक है, यानी ये बिना नाउन के प्रयोग नहीं होते हैं। तो इसलिए चूंकि नाउन को ही क्वालिफाई करते नजर आते हैं, इसलिए जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर ही आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव ज्यादा कहा जाता है और उसका यूज भी पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह ही होता है। तो यहाँ पर देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब जब इनका यूज देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। यूज आएगा ऐसे आ जाएगा, जैसे लिख दिया गया दिस इज माई बुक। अब माई बुक होना चाहिए तो लिख देगा दिस इज माइन बुक, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंटैक्स करना है, सही करना है। तो यहाँ पर दे देगा माइन बुक। देखो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के सारी चीज़ें पता रहती हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस क्लास। तो अब वो जो पता है जिनको, उनके लिए तो नहीं है ना। उनके लिए का मतलब ये है कि जब वो सारी चीज़ें जानते हैं तो वो मतलब देख सकते हैं, कोई मना तो है नहीं। लेकिन अब ये बेसिकली सबके लिए स्टार्ट किया जाता है कि जिनको नहीं पता है छोटी चीज़ या शुरुआत से वो चीज़ वो पढ़ना चाहते हैं, तो बताना उसी ढंग से पड़ेगा। इसलिए मैं तो उसी ढंग से बताऊंगा ना कि जो सारे बच्चे, जैसे बिगिनिंग में कोई चीज़ स्टार्ट की जाती है तो उस हिसाब से आप समझिए। तो अगर यहाँ माइन बुक आ गया तो ये गलत होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा माई। और अगर लिखा है दिस बुक इज माई लिखा है तो फिर इसको करेक्शन करने के लिए दिया गया, तो अब ऐसे में आ जाएगा आपका माइन। तो विदाउट नाउन और विद नाउन, तो यही चीजें सिंटैक्स में आएंगी। तो यहाँ समझना पड़ेगा, अभी तो आपको ये देखना ही है, बाकी फिर इनका प्रयोग भी आप देखोगे तो इस चीज को समझना है। तो यहाँ पर दूसरा हो गया। अब आपका देखना तीसरा। तो तीसरा जो होगा आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक। निजवाचक मतलब ऐसे सर्वनाम जो अपनेपन का या अपने का बोध कराएं, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे आ गया माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ,
जितने भी मतलब सेल्फ लग करके बनते हैं वो सब सभी, चाहे वो योर सेल्फ हो या फिर योर सेल्फ्स हो, ठीक, या देम सेल्फ्स हो, ऐसे, या इट सेल्फ्स हो, या फिर वन सेल्फ हो, ठीक, ये जितने भी आते हैं, हिम सेल्फ, हर सेल्फ हो, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि सेल्फ माने होता है स्वयं, और जो स्वयं का बोध कराए, ठीक, वो स्वयं माने निज का, अपनेपन का, तो निज माने अपना होता है, तो इसीलिए इनको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो वही चीज है, रिफ्लेक्सिव क्यों कहा गया? बिकॉज दीज प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट द सब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है जैसे दे डू देयर होमवर्क, अब लिख दिया गया देमसेल्व्स, मतलब वे अपना काम स्वयं करते हैं, तो वे करते हैं कौन? स्वयं, तो ये इसी को जा करके रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये सब इसी तरह से प्रयोग में आते हैं, सब, मतलब माई सेल्फ है, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ऐसे करके यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, तो ऐसे करके ये सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्ट का मतलब सब्जेक्ट पर आते हैं, यानी स्वयं कर्ता पर आते हैं, तो कर्ता पर जब स्वयं आता, बोलने वाले पर आ गया, ये जिसको हम सब्जेक्ट लेते हैं उसी पर आ गया, तो निजवाचक हो गया। तो ये आपके निजवाचक हो गए। और इन्हीं को चौथा पॉइंट इसी में आ जाता है आपका, जो चौथा पॉइंट होगा वो होगा इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन, और इम्फैटिक प्रोनाउन को हम एम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट पर एम्फेसिस करता है, होता यही है, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ ये क्या करता है, ये दृढ़ता प्रदान करता है, सब्जेक्ट में मजबूती प्रदान करता है, यानी ये रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट को, लेकिन ये थोड़ा सा इम्फेटिकली करता है। इम्फेटिकली मतलब जोर देकर करता है। जैसे हम ये कहते हैं कि आई माई सेल्फ डू माई वर्क, मैं स्वयं अपना काम करता हूं। और अगर ऐसे लिखा हुआ है आई डू माई वर्क माई सेल्फ, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन जब कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज में आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग में आता है, तो वो आपका इम्फेटिक बन जाता है, अर्थात ये तुरंत दृढ़ता प्रदान करता है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, मैंने स्वयं अपना काम किया, ठीक, तो ये इस तरह से वाक्य में दृढ़ता प्रदान करता है। जैसे हम कह दें he hurt himself, मतलब उसने स्वयं को चोट पहुंचाली। अब he himself hurt नहीं होगा, he hurt himself, क्योंकि ये हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो फिर यही तो ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट कौन है? यही है। तो he hurt himself, उसने स्वयं को चोट पहुंचा, उसने के बाद चोट पहुंचाली नहीं कहेंगे, उसने स्वयं को, इसका प्रयोग यहीं पे होगा, यहां पे नहीं होगा, ये भी आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो इस तरह से जब भी इनका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है और एम्फेटिकली होता है, तब इनको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो ये आपका चौथा पॉइंट था जो कि इसमें प्रयोग में आ गया। अब इसके बाद देखिए पांचवा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और डिमॉन्स्ट्रेट माने होता है संकेतवाचक, यानी संकेत करना, मतलब डिमॉन्स्ट्रेट माने होता है, ये डिमॉन्स्ट्रेट माने होता है संकेत करना, इसके माने ये होता है। और ये किसी न किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं,
मतलब संकेत करते हैं। जैसे इनमें से कौन कौन होते हैं, जैसे दिस और दैट और दीज और दोज और सच का भी इसी में प्रयोग होता है, सच का। ठीक, आई डोंट लाइक सच ए बुक, मैं ऐसी पुस्तक पसंद नहीं करता। तो ये किसी न किसी नाउन की तरफ, ये एक वचन पास की वस्तु के लिए, ये एक वचन दूर की वस्तु के लिए, ये बहुवचन पास की वस्तुओं के लिए, ये बहुवचन दूर की वस्तुओं के लिए, और ये कभी भी किसी भी वस्तु के लिए सिंगुलरली और ये प्लूरली दोनों तरह से यूज किया जाता है। आई डोंट लाइक सच बॉयज, मैं ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करता, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। तो ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो इशारा करते हुए संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम कहते हैं कि आई लाइक दिस बुक, ठीक, अगर हम ये कहते हैं तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है, लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। आई लाइक दिस बुक, मैं पुस्तक पसंद करता हूँ। तो अब ये चूंकि क्या कर रहा है, ये इस नाउन की तरफ, ये दिस किसके लिए आया है, पुस्तक के लिए। पुस्तक क्या है, नाउन, नाउन के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन। तो चूंकि इशारा करते हुए नाउन के लिए प्रयोग कर रहा है, इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो इस तरह से ये जो है 4-5 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद देखिए 6 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और इसको कहते हैं आपका विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक और या फिर प्रत्येक सूचक या प्रत्येक वाचक सर्वनाम। और ये क्या क्या होता है, जैसे ईच है, जैसे एवरी है, जैसे नाइदर है, और जैसे आइदर है। ये आपके प्रत्येक वाचक या विभाग सूचक सर्वनाम है। इनमें होता क्या है कि मतलब जिस समय संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है तो संज्ञा के लिए सबके लिए कहता तो है, लेकिन ये इसको सिंगुलरली एक एक को कहता था, हर एक को कह देता है, जितने भी वहां पर उपस्थित हो जिनको कहना चाहता है, पर कहता सिंगुलरली है। तो प्रत्येक का मतलब वही होता है, प्रत्येक यानी हर एक। पर विभाग सूचक यही कि डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कहता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब विभाग करते हुए, उसको 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 सबको पुरस्कार मिलेगा, मतलब हर एक को मिलेगा। तो अब ये होगा कि ईच विल बी रिवॉर्डेड, प्रत्येक को पुरस्कृत किया जाएगा। और प्रत्येक का मतलब है कि एक एक को पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरह से वो विभाग कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, लेकिन कहता सबको है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक प्रत्येक वाचक। अब देखिए इसमें क्या होता है, इनमें सबसे बच्चा ज्यादातर तो ये नहीं जानता कि इनका सेंस क्या हुआ है। ईच माने प्रत्येक होता है, एवरी माने होता है प्रत्येक, नाइदर माने होता है दो में से कोई नहीं, कोई नहीं, और ये होता है दो में से कोई एक। पहली बात तो बच्चा जहां देखता है आइदर और नाइदर नॉर, तो वो यही समझता है कि ना तो ना, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, इनके साथ जब पेयर लगा होता है आइदर और या नाइदर नॉर, तब ये ना तो ना और या तो या का सेंस रखते हैं। लेकिन जब ये इस तरह प्रयोग में आते हैं सिंगल, तो फिर ये कंजंक्शन नहीं होते हैं, फिर ये या तो प्रोनाउन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, और या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इनकी मीनिंग याद रखिए। और ये क्या होता है, ये प्रयोग होता है दो या दो से अधिक के लिए, दो या दो से अधिक के लिए, यानी ईच चूंकि होता है इसके माने प्रत्येक है, और इसका प्रयोग होता है सदैव दो से अधिक के लिए। इसका यही नियम है, बाकी कहीं यूज हो तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इसका बिल्कुल सटीक नियम यह है कि ईच का प्रयोग या तो दो के लिए होता है या दो से अधिक के लिए होता है, दोनों के लिए हो जाता है। लेकिन ये दोनों के लिए नहीं होता, ये सिर्फ दो से अधिक के लिए ही होता है। और ये दो के लिए होता है, लेकिन दो में से कोई नहीं निगेटिव सेंस देता है।
और ये दो के लिए होता है, लेकिन दो में से किसी एक को बताता है। जैसे हम कहते हैं कि आइदर ऑफ दीज रूट्स, ठीक, लीड्स टू आगरा। और इसका मतलब हो गया कि इन मार्गों में से कोई एक मार्ग। अब दोनों मार्ग नहीं जा रहे, एक ही जगह से दोनों मार्ग आगरा के लिए कैसे जाएंगे, मतलब जहां तक कॉमन सेंस की बात है। तो आइदर ऑफ दीज रूट्स लीड्स टू आगरा, इन मार्गों में से कोई एक मार्ग आगरा को जाता है, और इनके साथ सभी जितने दिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। और यहीं पर आप अगर लगा दो नाइदर, तो हो जाएगा नाइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू आगरा, इन मार्गों में कोई भी मार्ग, दो में से कोई नहीं, इन मार्गों में कोई भी मार्ग आगरा को नहीं जाता है। तो ये नाइदर नॉर और नाइदर और आइदर का प्रयोग है, और ये प्रत्येक यानी ईच और एवरी का है। डिटेल्स इनको आगे मिलेगी, फिलहाल इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ मैं, तो वही आप उतना ही आप समझिए कि इंट्रोडक्शन हो जाए, और फिर इसके बाद आगे हम देखेंगे। फिर आपका 7 नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब है परस्पर वाचक, परस्पर वाचक सर्वनाम। और इनका मतलब होता है कि ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं, दो प्रोनाउन होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। वन अनदर, तो ईच अदर माने एक दूसरे से, और वन अनदर माने भी एक दूसरे से, लेकिन ये सिर्फ दो के लिए, और ये दो से अधिक के लिए। कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि अगर इसके इंट्रोडक्शन में ही अगर आपने ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो समझो सिंटैक्स तैयार है उनका प्रयोग। अब यही देखो, अगर दो से अधिक के लिए नहीं लगा है तो समझ जाओ इसको हटा के ये लगाना है, और ये दो से अधिक के लिए लगा है तो समझ जाइए कि ये नहीं ये लगाना है। तो ऐसे करके कुछ चीजें तो यही प्रिपेयर हो जाएंगी, लेकिन उसको ध्यान से समझते रहिए। ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये आपसे यानी म्यूचुअल रिलेशन कायम करता है, परस्पर रिलेशन कायम करता है ये, तब उसको परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। रेसिप्रोकल के बाद में आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन, और ये नंबर है 8, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंध सूचक, संबंध सूचक प्रोनाउन। और ये होते हैं आपके हु और हुम और हुज और विच और दैट और एज, ये इतने रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु हुम हुज विच दैट और एज। तो इसमें होता क्या है कि हु और हुम और हुज ये पर्सन के लिए आ जाते हैं कॉमनली, और ये व्यक्ति, ये वस्तु, या देखो आते तो सब हैं, ये भी व्यक्ति के लिए आता है, व्यक्ति के लिए ये भी आ जाता है, तमाम चीजें ऐसी। लेकिन जब वो स्पेशल यूज में जाएंगे, जब नॉर्मल यूज में जाएंगे, तो ये जो है वस्तुओं एवं जानवरों के लिए, प्राणियों के लिए, इनके लिए प्रयोग किया जाता है। और ये सभी के लिए हो सकता है, ज़्यादातर तो पर्सन के लिए ही आता है, लेकिन वस्तुओं के लिए भी हो जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग थोड़ा दूसरे ढंग का होता है। सेम के साथ में जैसे एस का प्रयोग आता है, तो अगर वो चीज़ आती है तो फिर आपको एस का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और इसमें भी सेम एज और सच एज का प्रयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझाना भी और समझना दोनों। तो उसको जब टाइम आएगा तब खुद ही पता चलेगा। तो अभी आप इंट्रोड्यूस करते जाओ, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इनको रिलेटिव प्रोनाउन में 4 और 5 है, इनको ध्यान रखना है। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, 9 नंबर। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में वही है, व्हाट है, हु है, हुम है, ये सभी आते हैं, लेकिन इनका यूज अलग तरह का है। अब जैसे हम कहते हैं दिस इज द मैन,
दिस इज द मैन, ठीक। तो यहां पर दिस इज द मैन हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, हेल्प्ड यू यस्टरडे। अब यहां पर ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, लेकिन अगर हम कहते हैं हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, दोनों में अंतर, यहां क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहां फुल स्टॉप लगेगा। तो ये जो आपका है ये रिलेटिव प्रोनाउन, अर्थात इस क्लॉज में और इस क्लॉज में एक रिलेशन बना रहा है, इसको इन दोनों को ला करके क्या करता है, वो ऐसे करके जोड़ देता है, ये रिलेशन कायम कर देता है, इसलिए ये रिलेटिव है। प्रोनाउन क्यों है? प्रोनाउन इसलिए क्योंकि लगा तो मैन के लिए ना, दिस इज द मैन, ये वही आदमी है जिसने, जिसने किसने? आदमी ने। आदमी क्या है? नाउन। नाउन के लिए जो यूज होता है वो प्रोनाउन, तो प्रोनाउन ये भी है, लेकिन ये इस क्लॉज और इस क्लॉज में रिलेशन करता है, जोड़ता है। अगर इसको हटा दिया जाए तो गलत हो जाएगा, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसको क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन कर रहा है, रिलेशन नहीं बना रहा है, सिर्फ क्वेश्चन कर रहा है कि कल तुम्हारी मदद किसने की, तो सिर्फ क्वेश्चन कर रहा है तो सिर्फ क्वेश्चन होगा ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे आ जाए मान लो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हालांकि इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है, वो रिलेटिव एडवर्ब भी होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है कहाँ रहते हो, कहाँ क्या, जगह पूछ रहा है ना, स्थान पूछ रहा है। स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जो संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो उसी स्थान के लिए तो प्रयोग किया गया है। स्थान क्या है? संज्ञा है ना, तो संज्ञा के लिए जो प्रयोग है वो सर्वनाम है, चूंकि क्वेश्चन कर रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव, चाहे वेन आ जाए चाहे वाई आ जाए, वाई आएगा तो रीजन पूछेगा, वेन आएगा तो टाइम पूछेगा, वेयर आए तो प्लेस पूछेगा, हु आएगा तो पर्सन पूछेगा, ठीक है ना, वाट आएगा तो किसी वस्तु को पूछेगा, और किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए सारे। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद फिर आता है आपका 10 नंबर पे इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन बहुत ही विशेष और खास, इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात ऐसे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मतलब अनसर्टेन नाउन के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उनको अनिश्चयवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? जैसे एवरीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है ना, और एवरी बॉडी, और फिर इसके बाद एवरीवन, एवरीवन, इसके बाद समवन, समवन, फिर समबॉडी, फिर नथिंग, नो वन, नोबडी, फिर जैसे ऑल, बोथ, और इसके बाद जैसे सम, फ्यू, लिटिल, वन, ठीक, जैसे नन, वही नन मतलब यही, ऐसे करके जितने भी इस तरह से आते हैं, समथिंग आ गया, नथिंग आ गया, सम बॉडी आ गया, एवरी बॉडी आ गया, एवरी वन आ गया, समवन आ गया, नो वन आ गया, एवरीथिंग आ गया, ऐसे करके ऑल है, बहुत है, सम है, फ्यू है, लिटिल है, वन है और नन है, ये जितने भी इस तरह से आते हैं ये सभी जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि ये इनमें पता नहीं चलता कि कौन सा है। जैसे हम कहते हैं कि समवन इज कमिंग हियर, यहाँ कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है लेकिन पता नहीं है कौन आ रहा है। आई नो नन, मैं किसी को नहीं जानता हूं, हम किसी ही को नहीं जानते, किसी पर्सन की तो बात ही नहीं है। तो अब जैसे वही तो एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी,
हर एक को अपना कर्तव्य करना चाहिए। अब हम किसी पर्सन को खास तौर पे नहीं कह रहे हैं, बस हर एक को करना चाहिए। इंडेफिनिट है, नाम नहीं लिया जा रहा। तो ऐसे करके ये सभी जा, तो अब कुछ वस्तुओं के लिए आते हैं, कुछ पर्सन के लिए आते हैं, लेकिन होते इंडेफिनिट है। अगर एवरीथिंग कहा गया तो यहाँ पर भी इंडेफिनिट ही है, प्रत्येक वस्तु हो गया। एवरीवन कहा गया प्रत्येक व्यक्ति के लिए हो गया। एवरीबॉडी कहा गया प्रत्येक व्यक्ति के लिए हो गया। समबॉडी कहा गया किसी व्यक्ति के लिए हो गया। समवन कहा गया किसी व्यक्ति को। समथिंग कहा गया किसी वस्तु के लिए हो गया। पर यहाँ पर वस्तु का नाम नहीं है, अर्थात संज्ञा पता नहीं है, संज्ञा अननोन है। और ऐसे अननोन संज्ञा के लिए जब ये प्रयोग किए जाते हैं तो वे सर्वनाम होते हैं। ठीक, तो ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। और अब बचा आपका लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसका प्रयोग बहुत ज्यादा सिंटैक्स में नहीं होता, फिर भी अगर होता है तो कह दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं व्हाट, ऐसे लगा दिया, यू लॉस्ट योर वॉच, ऐसे। या यहां पे कॉमा लगा दो, यहां पे ऐसा लगा दो, अरे तुमने अपनी घड़ी खो दी। तो अब ये क्या कर रहा है, ये मतलब सरप्राइज दे रहा है, आश्चर्य कर रहा है, आश्चर्य के लिए प्रयोग किया है। ये क्या है, ये नाउन है। नाउन का ये आश्चर्य का ही बोध कराता है। तो आश्चर्य की जगह आश्चर्य को बोध कराने के लिए क्या लगा है, व्हाट। आश्चर्य क्या है, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो नाउन के लिए प्रयोग होता है वो प्रोनाउन होता है। तो इसका भी प्रयोग होता है व्हाट। अरे अब व्हाट जहां से लिखा ऐसे करके व्हाट, और कॉमा लगा दिया, यू डू नॉट नो, यू डू नॉट नो सोनिया गांधी। अरे तुम सोनिया गांधी को नहीं जानते। आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य क्या है, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो नाउन के नाउन, यहां से वही सरप्राइज ही तो छिपा हुआ है। और मेरे हिसाब तो ये, वैसे तो मान लो यही ओपनली यही मिलता है, व्हाट मिलता है, एक सिंगल प्रोनाउन मिलता है, एक सिंगल मिलता है, मतलब व्हाट, ये आपका एक सिंगल मिलता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में। लेकिन अगर आप एलास पे जाएं और ब्रावो पे जाएं, ठीक है, या फिर जैसे हुर्राह पे जाएं, देखा जाए तो ये भी आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की तरह यूज में आते हैं। क्योंकि एलास दुख को व्यक्त करता है, ब्रावो प्रशंसा को व्यक्त करता है, और हुर्राह जॉय को व्यक्त करता है। तो अगर जैसे हम देखें ग्रीफ के लिए, ग्रीफ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन के लिए जो प्रयोग है वो सर्वनाम है। ब्रावो मतलब प्रेज के लिए, प्रशंसा के लिए, प्रशंसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जो नाउन के लिए प्रयोग होता है वो प्रोनाउन होता है। और हुर्राह मतलब जॉय के लिए, और जो आनंद के लिए प्रयोग होता है, जॉय नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन के लिए जो आता है वो प्रोनाउन होता है। लेकिन इनको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता। उसका रीजन ये है कि ये है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब है ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। ये इंटरजेक्शन है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकता है। जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी तो होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, वही होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है तो रिफ्लेक्सिव मतलब इम्फैटिक प्रोनाउन भी होते हैं। तो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच काम कर सकते हैं, लेकिन ये चूंकि मिला नहीं है बुक में, लेकिन मेरा अपना आइडिया, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मतलब ये भी आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक मिले इसलिए नहीं क्योंकि ये प्योर इंटरजेक्शन होते हैं, विस्मयादि बोधक ये अव्यय होते हैं, इसलिए इनको प्रोनाउन की श्रेणी में नहीं रखा गया। फिर भी अगर देखा जाए रीजनेबल, तो ये भी प्रोनाउन की तरह ही काम कर रहे हैं। फिलहाल आज का ये जो इंट्रोडक्शन वाला सिस्टम था इसका प्रोनाउन का, तो इंट्रोडक्शन हो गया है। अब इसके आगे इनकी डिटेल्स चलेगी। डिटेल्स का मतलब ये है कि अभी आपने जाना कि प्रोनाउन कितने हैं और कितनी की चर्चा आगे होने वाली है, तो इनको देखिए और समझिए। और फिर इसके बाद आगे कल से फिर पर्सनल प्रोनाउन से लेकर के स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत लंबा सफ़र है और समय तो लगेगा ही, और समय देंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, वरना क्लास तो मेरी चलती रहेगी। फिलहाल आज की क्लास यहीं तक, और सभी के लिए फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं।